नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ तोरसेकर साहब जुड़ गए हैं। भाऊ, बहुत अभिनंदन। बहुत भाऊ, कई लोगों को चिंता हो रही है। पोस्टर बैनर लेकर के पार्लियामेंट परिसर में खड़े हैं कि अमित शाह कहाँ गायब हैं संसद से। आप इनको बताएंगे कि अमित शाह इस समय क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे और क्या। क्योंकि उनके पास ये ऐसा नाटक करने नौटंकी करने का टाइम तो है नहीं। इनके पास खाली टाइम बहुत पड़ा है। अमित शाह के पास वो टाइम नहीं। उनको पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा का चुनाव लड़ना है। उसके लिए पार्टी की तैयारी करनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। फिर बीच में मानसून सेशन है, ये उसकी तैयारी है। अलग अलग बिल्स आने हैं, तो इनके पास बहुत टाइम है ना। जाके जंतर मंतर पर गाली देने को टाइम है, उधर नाच गाना करने को टाइम है, रास्ते पर बैठकर लेट जाओ उसके लिए टाइम है। उनके पास है नहीं ना उतना टाइम। मोदी के पास इंटरनेशनल जो कुछ चल रहा है उस पर ध्यान देना है। लोगों को अलग अलग चीज जो होती है वो प्रोवाइड करना ही जिम्मेदारी है। ये नहीं करोगे जिम्मेदारी सरकार की होगी, तो उनको तो जिम्मेदारी उठाने के लिए टाइम चाहिए ना। आप तो कोई जिम्मेदारी उठाओगे नहीं, ना पार्टी चला पा रहे, ना अपोजिशन की एक नीति है वो चला पा रहे। तो जो कुछ टाइम उनके पास 24 घंटे का है उसको एक एक मिनट एक एक सेकंड का इस्तेमाल कर रहे। तो आपको दिखने चाहिए लोकसभा में या राज्यसभा में या पार्लियामेंट में, इसलिए अमित शाह नहीं दिखाई देंगे। और जहां चाहिए वहां जरूर दिखाई देंगे। जहां उनका एक एक मिनट काम के लिए होता है वहां वो जरूर दिखेंगे। आपको देखना है तो वहां देख जाकर देखिए। अरे वो क्या शाहरुख खान है या कोई रणवीर सिंह वगैरह है कि फिल्म के पर्दे पर दिखते नहीं आजकल? ऐसी बात नहीं है। तो जिनको देखना है वहां जाकर देखे। और आम जनता देखती है कि वो क्या हमको दिखता है कि नहीं, जाने दो। हमारे घर में 8-80 करोड़ लोगों के घर में राशन आ रहा है कि नहीं है? बस राशन आ रहा है मतलब अमित शाह दिखाई दे रहा है, मोदी दिखाई दे रहा है। ये सब लोग बोलने वाले हैं ना, ये भरपेट है। ये भरपेट लोग हैं। इनको भूख क्या होती है मालूम नहीं। ये सब टाइम पास कर रहे हैं। तो उनकी और अमित शाह का जो टाइम टेबल होता है, टाइम का यूसेज होता है, वो अलग अलग होता है। तो ये अपने तरीके से देख रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। शायद इनको पता चल जाए जब विधेयक पेश हो एक एक के बाद एक संसद में और वो पारित हो। शायद इनको दिखाई दे जाए जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के रिजल्ट आए। नहीं नहीं, उससे उनको मतलब नहीं है। देखो, मैं बार बार एक पुराने नाटक का रेफरेंस देता हूँ। वो जो हैदराबाद का बब्बन खान करके था 60-70 के दशक में, उसका एक सरकेस्टिक ड्रामा था, फार्स था, बहुत चलता था, अदरक के पंजे। तो 12 बच्चे थे, घर चला नहीं पाता था, उधारी बहुत थी, दिवालिया था। तो किराना वाला जो होता है बनिया, वो आकर बोलता है भाई 2 महीने से पैसे नहीं दिया है, कुछ करना। तो उसकी बीवी एक थाली में चावल लेकर उसमें से कंकड़ निकाल रही है, और बनिया पूछ रहा है कि भाई 2 महीने का पैसा तुमने नहीं दिया। तो बीवी बनिया को पूछती है, अच्छा आजकल या क्या कौन सी चावल होता है खास, बासमती का रेट क्या चल रहा है? उसकी बीवी बब्बन खान की बनिया को, दुकानदार को पूछती है जो घर आया है उधारी लेने, कि बासमती का भाव क्या चल रहा है। तो बब्बन खान का जो जवाब है ना, वो आज के अपोजिशन के दिवालियापन का अच्छा लक्षण है। बब्बन खान बीवी को बोलता है, यार उधार पर तो लेना है, भाव से क्या मतलब। तो कौन सा बिल आने वाला है, पास होने वाला है, इससे इनको क्या मतलब है? उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से कोई मतलब है ही नहीं। एक नौटंकी करना है, कैमरा को ध्यानाकर्षित करना है। वो जंतर मंतर पर करे,
पीएम निवास के बाहर करे या पार्लियामेंट के कंपाउंड में करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाऊ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या गलत टिप्पणी की थी जब उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था? इन लोगों ने तो एक तरीके से साबित कर दिया कि ये कॉकरोच जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो कर दिया, लेकिन एक बात आप समझ लो कि इससे इनको लगता है कि इससे फायदा होगा। इससे फायदा उनको बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये भूलते हैं कि कैमरा में क्या छुआ जिन लोगों के पास जाता है, ऐसे इसका पॉपुलेशन में परसेंटेज 4-5% से ज्यादा नहीं है। ये आप समझ लो कि होता है क्या, मतलब में मिलियन 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 आंकड़े बताए जाते हैं, करोड़ करोड़ करोड़। अरे हमारे देश का पॉपुलेशन 150 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें आप 1 करोड़ लोगों के पास पहुंचते हो, इसका मतलब आप 149 करोड़ के पास पहुंचते नहीं हो। और मोदी और शाह या बीजेपी या उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनके पास पहुंचती है क्योंकि डिलीवरी होती है। ये आप बात समझ लो। लेकिन हमेशा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उनको असली दुनिया से कोई मतलब होता ही नहीं है, तो इसलिए चिल्लाते हैं गांव गांव में। अभी पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, ये जो बच्चे रील्स बना रहे थे, मोदी को गाली दे रहे थे, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, इनके माँ बाप ही इनको पीट रहे। जहां रहते हो मोहल्ले में, गली में या किराए के घर में, तो वहां से निकाले जा रहे। परिणाम कौन भुगत रहा है? ना दीपके या ना सौरभ दास, ना राहुल गांधी, ना केजरीवाल। परिणाम कौन भुगत रहा है? तो बात सीधी, ये चलता रहे। ये जो कहा बोलता ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो हर कुत्ते को जवाब देने की जरूरत नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है कि घर से निकलोगे कहीं जाने के लिए तो 50 कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्ते को पत्थर मारते बैठोगे तो भूल जाओगे कि कहाँ जाने निकले हो। तो मोदी और शाह इनके पास मुड़कर, आपका ये आंदोलन भी देखा होगा, इनके दिमाग में अभी तक नहीं आया कि भाई ये अब बीजेपी के भी कोई बड़े इंटेलेक्चुअल समर्थक है, वो पूछते हैं कि अरे आपको रिजाइन नहीं करना था तो पहले हफ्ते में कर देते, 3 हफ्ते क्यों लगाए? बीजेपी के समर्थक बोल रहे। बाकी छोड़ो, जो खिलाफ है, अपोजिशन में है, क्योंकि इनको रणनीति का मतलब समझता नहीं है। उनको पूरा लटका लटका कर रखा 3 हफ्ते, और 3 हफ्ते में मांग कहां तक आई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, दे दिया। अगर पहले दिन दिया होता तो फिर अमित शाह का चाहिए, फिर प्रधानमंत्री का चाहिए, फिर द्रौपदी मुर्मू का चाहिए, लाइन चालू रहती। उनका क्या होता है? ये सब बचकानी हरकत होती है। आपके घर में भी नातीने, मेरे घर में है, हमको मालूम है उस बच्चे को जो चाहिए हो 1 मिनट में दे दो, तो 2 मिनट में नई मांग लेकर आ जाते हैं बच्चे। तो ये क्या अपोजिशन है या ये कोई इंटेलेक्चुअल है? ये बच्चे हैं और बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और इसलिए जो बचकानी हरकतें करने वाले बच्चे हैं उनके साथ धुल मिल गए, तो जाने दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। देखो, एक बात होती है, दुनिया व्यवहार से चलती है, व्यवहार से चलती है। मैंने तय किया कि 50 करोड़ का कोई बिजनेस शुरू करूं, जेब में 50,000 नहीं है, तो सोचने में क्या जाता है? 50 करोड़ का बिजनेस मैंने शुरू किया है, और कुछ ये हो गया, उधर ऑयल नहीं आ रहा है, हॉर्मूज में अरे 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 यार, मेरा 10 करोड़ का बिजनेस डूब गया। क्यों डूब गया? किया है तूने? किया तो नहीं, अगर करता तो 10 करोड़ डूब जाते। इसके लिए रोना शुरू हो जाता। ऐसे रोने को इंटेलेक्चुअल रोना धोना बोलते। तो ये करेंगे। जो चीफ जस्टिस ने बोला उसका मतलब अगर आप नहीं समझे हो तो मत समझो, नुकसान उसका नहीं है ना। बहुत सारे नीट के बच्चे थे, उनको मालूम था कि इनके साथ बैठ जाएंगे तो नुकसान 1 साल हमारा होगा। इससे अच्छा है कि तैयारी करो, 1 महीने के बाद रिपीट एग्जाम हो रही है। वो बच्चे तो निकल भी गए एडमिशन लेने के लिए।
तो ये जिनको नाटक करना है वो नाटक करते रहेंगे, इससे ज्यादा इनको हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। एक बात होती है, आंदोलनकर्ता जो होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा वो नकारे होते, निकम्मे होते। हमको लगता है कि इन्होंने मोदी को गाली दी, अमित शाह को गाली दी, ये इसका हेट करते, नफरत करते, बिल्कुल नहीं। ये गलत धारणा है कि जिन्होंने मोदी को गाली दी वो मोदी का तिरस्कार करते हैं, ये आप लोगों की गलत धारणा है। वो अपने आप का तिरस्कार करते हैं, खुद का तिरस्कार करते हैं, खुद से नफरत करते हैं कि मैं इतना नालायक निकम्मा क्यों हूं। बात सीधी है, लेकिन वो सच्चाई मानने की शर्म लगती है, इसलिए इसका ठिकरा दूसरे के सर पर फोड़ा जाता है। इससे ज्यादा आंदोलन में कुछ हासिल नहीं होता। जब आंदोलन जेन्युइन होता है, ओरिजिनल होता है, सच्चा होता है, तो उसकी लाठी खाने के बारे में तकरार कोई नहीं करता। या तो हर कोई तकरार कर, अरे हम पर एफआईआर दाखिल हुआ तो क्या आरती उतारे, पद्मश्री दे दे आपको? तो ये चलता रहता है। और मीडिया ने इसको इतनी हवा दे रखी है कि उनको लगता है हम मीडिया में आए तो हम इन्फ्लुएंसर हो गए, हम बड़े कुछ सेलिब्रिटी हो गए। अरे कोई सेलिब्रिटी बन चुका है तो बनने दो। एक और बात जाते जाते बोल दूं, बहुत साल, अभी हमारी उम्र तो 80 के आसपास आने लगी है, तो कम से कम 60 साल से ज्यादा हमने फिल्में देखी है। तो मुझे फिल्मों के डायलॉग बिल्कुल मजाक लगती थी, क्या बोलते कुत्ते कमीने वगैरह गाली देते। तो फिर उसमें एक डायलॉग पुराने फिल्मों में आपको रिपीटेड मिलेगा कि लड़का है या लड़की है, गुस्से से घर से निकल जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, तो माँ रोती रहती है और बाप उसको बोलता है अरे जाने दो, 4 दिन में आटे दाल का भाव पता चलेगा तो वापस लौटे। ये जो बात है, इसका मतलब मुझे अभी समझ रहा है। जिनके पेट भरे हुए ना, फैशनेबल कपड़े लेकर पहनकर वहां नंगा नाच कर रहे थे, उनको 2 समय का खाना अगर नहीं मिलेगा ना, तो बात सीधे ट्रैक पर आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मामला है। और मोदी और शाह साइकोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसलिए जो चलता है चलने दो। जब आटे दाल का भाव पता चलेगा, अभी समझो 15-20 साल के बच्चे हैं, 20-25-30 साल के हो गए और कोई शादी के लिए लड़की भी नहीं देगा, या ऐसे लड़की से कोई शादी को तैयार नहीं होगा, तब अकल ठिकाने आएगी। लेकिन उस समय तो समय निकल जाएगा। तो ऐसे बहकने वाले बहुत बच्चे होते हैं। हमारे ही जनरेशन के थे, हमारे बाद की जनरेशन के थे, हर जनरेशन में बहकने वाले बच्चे बहुत होते हैं। जिनको मेहनत करनी नहीं है, उनको बहकने के लिए बहाना जरूरी होता है। तो ये पहुंच गए वहां, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। काय का इस्तीफा, क्यों इस्तीफा, तुम क्या पढ़ रहे हो, इसके जवाब जिनके पास नहीं थे वो इस्तीफा मांग रहे थे। भाऊ, कहीं से भी ये लग रहा था कि ये नीट के परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं या जेनजी हैं, कहीं से भी लग रहा हो? नहीं, वो तो सब लोगों को पता है। अभी अभी आपसे बैठने के पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, लोधी गार्डन्स में जो सीनियर सिटीजन्स कोई घूमने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, उसका कोई इंटरव्यू कर रहा था। तो हर कोई बोल रहा था ये बच्चे कहाँ के हैं, ये बच्चे कहाँ के हैं, ये हुड़दंग मचाने वाले दंगेखोर हैं। लोगों को पता है, लेकिन मीडिया को अपना एजेंडा आकर लेकर जाना है, अपोजिशन को अपना एजेंडा लेकर जाना है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, छात्र है, स्टूडेंट है। अरे वो कहां से आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे, कहां से स्टूडेंट दिखाई दे रहे? लेकिन ये प्रोपेगेंडा चलता है, बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाता है, क्योंकि अगर उसको टीआरपी नहीं है तो लपेट कर रुकना पड़ता है। तो चलने दो। अभी देखो, कल परसों की बात है, मैंने एक बड़े मीडिया हाउस से
रेवेन्यू का इतना नीचे आ गया रेवेन्यू कि 120 लोगों को निकाल दिया है बड़े मीडिया हाउस से। तो फिर भी बाज नहीं आ रहे हो तो बंद होने तक चलते रहो एजेंडा, कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों को अब पता चले कि इनकी खबर की मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पर बहुत कचरा आ जाता है, उसमें से मैं ढूंढ निकालूंगा न्यूज और समझ जाऊंगा, या कोई 4 यूट्यूबर्स है वो अच्छी तरीके से खबर दिखाते हैं और समझाते हैं, उनका सुनूंगा, चैनल वगैरह अखबार की मुझे जरूरत नहीं है। तो दिवालिया बन जाएंगे, तब तक चलते रहो। आज मेरी आवाज खराब हो गई है, मेरी 50 साल सिगरेट पिए तो दूसरों ने गुनाह नहीं किया, सिगरेट बनाने वाले कंपनी ने बनाया, लेकिन सिगरेट पीना फूकना ये मेरी गुनाह थी, कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। तो जो कर रहे हैं मीडिया वाले ये सब अपना एजेंडा चला रहे, चलते रहे, मोदी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये मोदी जानता है। और इसका कारण ये है कि मोदी की पब्लिक लाइफ शुरू हो गई वही छात्र आंदोलन से हुई है। 1974 में गुजरात का जो चिमन सरकार हटाने के लिए नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, उससे मोदी जी का पब्लिक लाइफ शुरू हो गया। एक किसी कॉलेज के कैंटीन में, मेस में खाने पर झगड़ा हुआ और उस पर से जो आंदोलन शुरू हो गया, उसने चिमन पटेल सरकार गिरी थी। और मुझे याद है कि उसके पहले 6 महीने बिहार में आंदोलन चल रहा था मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाने के लिए। जेपी जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज उसको लीड कर रहे थे संपूर्ण क्रांति के नाम पर, लेकिन गफूर का रेजिग्नेशन, इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन गुजरात में हुआ क्योंकि युवा रास्ते पर उतरे थे, युवा रास्ते पर उतरे थे। तो उस आंदोलन से अगर आज के प्रधानमंत्री की राजनीति और पब्लिक लाइफ शुरू हो गई है, तो वो तो जानते हैं कि बच्चों के मन में क्या होता है। जो यंग बच्चे होते हैं आंदोलन में उतरते, किस रीजन से उतरते, उस रीजन में किस ढंग से हैंडल करना वो जानते हैं ना। और जो दंगा वगैरह करते हैं वो कैसे, युवा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, प्रधानमंत्री जानते हैं। उनको कोई रॉ का या आईबी का या गुप्तचर रिपोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं, मोदी जानते हैं खुद, क्योंकि वो वैसे ही आंदोलन से निकले। हाँ, आज के जो बड़े बड़े ज्ञानी जर्नलिस्ट बने उनको पता नहीं कि 1974 में क्या हुआ था। हमारे एक मराठी जर्नलिस्ट है, वो मजाक मजाक में हमेशा बोलते, उल्टा सवाल पूछने वाले को, कि तुम तो 20% सिविक्स पढ़े हो, तो ये 80% पढ़े, और इसलिए 20% हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। अरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी में हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री से जो रूल्स निकल कर आते हैं उसको सिविक्स बोला जाता है। इसका जिनको ज्ञान नहीं है वो अगर एनालिसिस करे तो क्या करेंगे। सही है। वहां प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, आए, उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले कई दिन से ये चाहे परिवार के दबाव में, सामाजिक दबाव में, या जो इनकी किरकिरी हो रही थी, जगह जगह पिट रहे थे, मेट्रो में, कनॉट प्लेस में, सोसाइटी में, तो एक एक करके इन्होंने माफी मांगना शुरू किया वीडियो बना करके। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने बड़े दिल से इन सबको माफ किया, लेकिन ये भी कहा कि ये जो सांस्कृतिक बदलाव हम देख रहे हैं ये मुझे चौंका रहा है, कि बेटियां गाली दे रही हैं और बहुत गंदी गंदी गाली दे रही हैं। अभी मैं इसका सौरव दास का बयान पढ़ रहा था, दीपके का पढ़ रहा था, योगेंद्र यादव का एक वीडियो आया, और वो उल्टे नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए दिखाई दिया। आरफा खानम का एक वीडियो आया, वो कह रहे हैं कि आप इनको बच्चे क्यों कह रहे हैं, ये तो माइनर नहीं हैं, ये तो बालिग हैं, और उनको बच्चे कह करके आप उनको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी भगवान थोड़े ही हैं। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करके ये फिर से उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने शुरू में आपको वही बोला ना, आप उस 1% 2% में आते हो जो दीपके को सुनता है, बाकी लोग नहीं सुनते।
जिन बच्चों को माँ बाप ने या पेरेंट्स ने पीटा है वो दीपके को सुनते तक नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, भटके हैं, ये देखा है। वो दीपको को नहीं, उनको बिल्कुल पता है कि मेरा बेटा गलत राह पर निकला है। तो गलत राह क्या है ये ढूंढने के लिए वो पेरेंट नहीं निकले, उन्होंने अपने बच्चे को पीटा। मैंने अभी अभी एक बिल्कुल छोटा 11-12 साल का बच्चा है, किसी गांव कस्बे का, उसको बाप ने थप्पड़ मार मार कर बोला शर्म आती है? अरे योगी तो हमारे अन्नदाता है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश का 1 नंबर का वो नागरिक है, उसको गाली दे रहे हो तुम। वो दीपके क्या बोल रहा है नहीं जा रहा। ये यही तो मैं बोलता हूं कि दीपके हो, सौरभ दास हो या राहुल गांधी हो, ये हम इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए पोर्नोग्राफी जैसा हो गया कि हमको कहा खुजली होगी ये बाकी लोग नहीं देखते, उनको मालूम है ये गंदगी है, लोग इग्नोर करते। और इसका ही परिणाम हमने बंगाल में, बिहार में देखा। कोई माय का लाल नहीं बोल रहा था कि भाई ममता हार सकती है। अगर वो पूरा का पूरा बंगाल का वोटर, बिहार का वोटर अगर मीडिया देखता तो मोदी या बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाते। ये लोग इनसे अलूप हो गए, इनको मालूम है ये गंदगी है, पूरा मीडिया एक गंदगी बन गया है, कूड़ेदान बन गया, उसको देखना तक नहीं। और सामने से कोई आए तो नाक को रुमाल लगा दो। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ एक बात है, वो आपको इरिटेट करने के लिए बोलते हैं। देखो एक लड़की जा रही है रास्ते से, 4 लड़के चौराहे पर खड़े हैं, तो उसको छेड़ने के लिए कुछ बातें करते। क्या हम उस चौराहे पर छेड़ने वाले जो रोड रेमी है उसको इंटेलेक्चुअल समझ पर उस पर चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो दीपके वगैरह जो है या सौरभ दास, उसको पता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो ही मीडिया उस पर चर्चा करेगा। अगर मैं बोलूंगा कि भाई ये लोगों ने गालियां दी, ये बिल्कुल गलत है। देखो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, जो पीएमओ मिनिस्टर रहे, लेकिन आजकल बीच बीच में इतने पगले जैसी बात करते हैं। तो मुझे एक मराठी चैनल का हमारा दोस्त है, उसने पूछा यार ये इतना ज्ञानी, होशियार, एजुकेटेड है, ऐसी क्यों बात करते हैं? मैंने बोला वरना तुम उसका स्टेटमेंट दिखाओगे नहीं। उसको संजय राउत को फॉलो करना पड़ रहा है कि संजय राउत जितना गलत बोलेगा मैं उससे भी एक कदम आगे जाकर गलत या पगले जैसा बोलूंगा। तो ये डिस्कोर्स हुआ है मीडिया का, और इसलिए आम जनता मीडिया से दूर जा रही है। हाँ अगर ये गलत कहाँ है, कैसे है और इससे लोग दूर क्यों जा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो लोग सुनना शुरू करेंगे। देखो कल मेरा एक वीडियो हिंदी में, एक तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं फिर भी 20 मिनट का वीडियो है, वो बड़ा वायरल हो गया। क्यों? मैंने इस पर गालियां क्यों गिनी जाती है, गालियां कहां से आती है, गालियां निकम्मेपन ढकने के लिए कैसी आती है, उस पर पूरा वीडियो है और लोगों को पसंद आ गया। तो इसलिए तो क्या हम ऐसा समझ रहे हैं जिसके कोई बड़ा ज्ञानी है? क्या है अकल उसके? उसकी अकल क्या है? उसकी अकल क्या है? कौन है ये क्या बोले सौरभ दास? यही यही बकैती 2011 में भी चल रही थी ना। क्या हुआ, लोगों ने अनुभव किया। तो आंदोलन जीवी जो है वो आंदोलन जीवी परोपजीवी होता है, पैरासाइट होता है। उसको मालूम है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो वो आपको जहां जख्म हुई है वही जाकर वो मक्खी जाकर बैठ जाती है। तो इसलिए ये लोगों ने क्या कहा, वो ये गधे हैं मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो उसके बाद उस पर चर्चा करने की जरूरत बचती नहीं है। और आम लोग भी इस तरीके से सोचने लगे, जिन्होंने अपने बच्चों को पीटा है। बहुत सारे कॉलोनीज में, मुंबई में एक लड़की है, उसका रोता हुआ वीडियो मैंने देखा। उसके कॉलोनी में उसके माँ को इतना टॉन्टिंग हो रहा है उसकी कॉलोनी में कि वो रो रही है, भाई माफ करो मुझे। लेकिन दूसरी तरफ पूरी मराठी मीडिया में उसकी बड़ी सराहना हो रही है। और जहां रहती है तो वो फर्क आपको समझेगा कि मीडिया जगत और असली जगत में कितना फर्क है।
मीडिया सराहना कर रही है, और जहां कॉलोनी में रहती है वहां उसकी निंदा हो रही है, उसकी मां की, उसकी फैमिली की निंदा हो रही है। तो इसको बढ़ावा हमने भी नहीं देना चाहिए। ये करेंगे, वो इरिटेट करेंगे, जैसे किसी एक लड़की को चौराहे पर रोड जो लड़के खड़े रहते हैं वो उसको छेड़ना चाहते हैं, अगर वो रिस्पॉन्ड करेगी तो और मजाक करेंगे, और मजाक करेंगे, और छेड़ेंगे। अगर अब मुझे अजीब ये बात लगती कि एक समय था कि संजय राउत पर बोलते हुए 2 साल पहले हमारे राज ठाकरे ने कहा था मीडिया वालों को, अरे यार उसको दिखाना बंद करो तो वो बोलना बंद करेगा, तुम दिखाते हो तो राउत को बोलना पड़ता है, क्योंकि राउत आपके मीडिया के लिए सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ऐसे राज ठाकरे ने बोला। मुझे आज अजीब लगता है कि वही राज ठाकरे ये दीपके वगैरह के साइड से खड़ा हो गया, क्योंकि उसको लगता है कि मीडिया में चमकना है तो ये करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमारे यहां सबसे बड़ा वायरस आज कोई है तो मैं मानता हूं कि मीडिया है। अब ये जो लड़कियां गाली दे रही है उनको बार बार दिखाया गया, लेकिन कुछ लड़कियां इससे नाराजी भी दिखाई दे रही है, बोल रही है कि ऐसी भाषा नहीं चाहिए, गलत है, तो वो मीडिया नहीं दिखा रही है। इसका मतलब मीडिया ही एक तरीके की बीमारी बन गई है, और जो समझदार पेरेंट्स है या नागरिक है वो उससे अपना डिस्टेंस बना रहे। 2 गज क्या बोलते वो, 2 गज दूरी ना, क्या था वो स्लोगन। तो इन पर ध्यान मत दो, ये 4 दिन के जुगनू है, बाद में दिखाई नहीं देंगे, किसी को याद तक नहीं रहेगा कि कौन था। मुझे बोलो कि पिछले 2 महीने में आपने कहीं हमारे जरांगे पाटिल का नाम सुना है? वरना तो पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया भी जरांगे 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 कर रहा था, कहां है जरांगे पाटिल? ये फेनोमिना होता है, और मीडिया उसका एक माहौल बना देते, उससे कुछ नहीं होता। ये लोगों की समझ में कब आएगा कि जब जब ये गाली गलौज करते हैं या करवाते हैं, मोदी और मजबूत होकर के निखर करके सामने आते हैं। नहीं, देखो हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। मतलब ये, किसी पत्थर से मूर्ति निकाली जाती है तो उस पर छिन्नी हथौड़े के घाव पड़ते हैं, और मोदी बिल्कुल तरीके से जानते हैं। वो जो आपने बोला, कोई बोला ना कि मोदी कोई भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो भगवान बनने की कोशिश में है, और इसलिए आपके सारे घाव झेल रहे ताकि आगे चलकर वो भगवान जैसे सामने आ जाए। बहुत सारे अभिभावक जो हो गए वो बोलते हो गए देखो कितना बड़ा। मैंने तो 2-3 महिलाओं के वीडियो देखे, वो रो रो कर बोल रही है आपके पास इतना धीरज कहां से आया है, हमको गुस्सा आ रहा है, आपको गाली दी जाती है और आप इन बच्चों को माफ कर रहे हो। ऐसे एक बच्ची की मां रोकर बोल रही है, तो ये सामने वालों को समझने की जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है। कुत्ते की धूम सीधी करने की कोशिश में अपनी एनर्जी खराब मत करो, कुत्ते की धूम है वैसे ही रहने दो। एक लाठी लेकर कोई खड़ा हो जाता है ना, तो जो टेढ़ी ऊपर साइड होती है वो नीचे के साइड टेढ़ी हो जाती है। वैसे ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे इससे और कुछ नहीं। हाँ, एक बात है आपने कही, सही कही है कि इससे बहुत बड़ी सहानुभूति मोदी की तरफ जाएगी, ये मोदी जी जानते हैं। अब बाकी रही बात ऐसे लोगों का बंदोबस्त, वो करने के लिए शाह बैठे, उसके लिए मोदी क्यों रोएंगे? बिल्कुल नहीं रोएंगे। उनको मालूम है कि इनका बंदोबस्त अमित शाह भाई करेंगे। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपसे बात करना अपने आप में एक बड़ा अनुभव गेन करना होता है, और दर्शकों के लिए भी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सी ठीक हो जाए तो एक जो मॉब मेंटेलिटी हो उस पर 4-5 वीडियो करेंगे। ये जो होता है ना, ये बहुत सारे अलग अलग गुट है फ्रस्ट्रेटेड, वो वहां पहुंच गए, उनके मन में थोड़ी नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, वो निकालने की जगह पहुंच जाती है तो पहुंच गए। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लेकिन
भीड़ आ गई तो डिपके और जो कोई सौरभ वगैरह है उनको लगता है कि वो बड़े नेता बन गए। तो ये चलता रहता है, हमने 55 साल से देखा है सब। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाऊ, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सबसे अनुरोध है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। भाऊ के 2 चैनल हैं, मराठी में प्रतिपक्ष और हिंदी में प्रतिवाद, उनको भी सहयोग करें। थैंक यू सो मच भाऊ, नमस्कार।